हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 10th के बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चर संख्या, दूसरा होता है अचर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर संख्या को कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे। चर संख्या ABCD का कोई भी अक्षर हो, 26 गो, A से लेकर Z तक। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। कोई भी संख्या ABCD का अक्षर अगर वह अकेले लिखा हो तो वो चर में आते हैं। अचर में क्या आते हैं? तो इसमें ABCD का कोई अक्षर न लगा हो। 5 हो सकता है, √3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। सभी अचर संख्या हो जाएंगे। और दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, यानी कि 2 और इधर का y ले लीजिए, तो यही जो बन जाता है वो अलजेब्रा कहलाता है, चाहे बीजगणित कहलाता है। एक पॉइंट लिखा हुआ रैखिक, एक्स पर पावर अगर एक हो उसको रैखिक बोलते हैं। द्विघात का मतलब होता है एक्स पर पावर 2 तो द्विघात हो गया, और त्रिघात का मतलब हो गया एक्स पर पावर 3। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2x+3 लिखा हो, अगर पावर में एक हो तो रैखिक होगा। और 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, देखिए x² लगा हुआ है, यानी अधिकतम जो घात होगा, जो सबसे बड़ा जो घात होगा, 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर यानी ABCD का कोई चर हो, 2 गो हो, जैसे 2y प्लस का 3x अलग अलग है, अब प्लस का 9, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पर पावर नहीं है कहीं पे। देखिए पावर एक के अलावा ज़्यादा कुछ है क्या? 2 नहीं ना है। अगर 2 रहता तो ये हो जाता 2y² प्लस का 3x²। ऐसा रहता क्वेश्चन तो आप इसको बोलते हैं दो चर वाले द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्योंकि घात कितना है? 2 गो है। इस पर कई गो घात है? तो एक है, इसलिए होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर 2x प्लस का 3x प्लस का 9 है तो ये दो चर वाला नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। 3 2 5x प्लस का 9, तो ये क्या बन गया? तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ABCD का दो डिफरेंट अक्षर होगा तब जाके वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण को बनाने के लिए आपके पास जो विधि है वो 5 प्रकार है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि, और पांचवा है ग्राफीय विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तुलनात्मक विधि को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं, ब्रजगुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके लिए आपको सूत्र याद करना होगा। x बटे का b1c2 माइनस का b2c1 इज इक्वल टू y बटे का c1a2 माइनस का c2a1 इज इक्वल टू का 1 बटे का a2b2 माइनस का a2b1। इस सूत्र को हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, जैसे कि हम याद किए हैं। बस का अब जान ले वह, देखिए नीचे इसको हम यूज करके आपको बता देंगे। तो पहले समीकरण 1 इसको मानना होगा, और इसको समीकरण 2। आपको A1 B1 C1 निकालना है, फिर A2 B2 C2 निकालना है। तो इसके पहले क्या करना होगा, ये जो बराबर के बाद जो 5 है इसको अंदर कर लेना होगा। इसमें भी जो बराबर के बाद 8 है इसको अंदर कर लेना होगा। तो कैसे करेंगे? तो 2x प्लस का y, इधर प्लस में इधर जाके अंदर जाके माइनस में, इज इक्वल टू का नहीं कुछ बचा तो 0। अगला 3x माइनस 2y, और इधर प्लस में इधर आके अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का 8 इज इक्वल टू का इधर भी 0। अब समीकरण चेंज हो चुका है, इसलिए इसका नाम भी बदल जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इसमें से ABC को निकाल लीजिए। तो A1 इज इक्वल टू यहाँ 2 आ गया, फिर B1 इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, C1 इज इक्वल टू तो यहाँ माइनस में 5 है। वहीं पे A2 निकाल लीजिए। A2 इज इक्वल टू तो 3 है, B2 इज इक्वल टू तो माइनस का 2 है, वहीं पे C2 इज इक्वल टू तो माइनस का 8 है। बच्चों यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस भी रहता तो बन जाता। देखिए हम प्लस कर लीजिए, यहाँ भी प्लस कर लीजिए। अब सूत्र को देखते हैं कि सूत्र याद हुआ है कि नहीं। सूत्र को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, x बट्टा थोड़ा सा बड़ा लगाना होगा, इज इक्वल टू वाई, फिर बट्टा थोड़ा सा बड़ा, इज इक्वल टू का फिर एक बार x रखना है, दूसरा बार y, और तीसरा बार 1 रखना है, एकदम बीच में होना चाहिए। अब यहाँ लिखना है आपको बस, यानी BC का
CA बस का अब जान लेब अब अब यहाँ से लिख दीजिए, बीच में पहले माइनस लगा दीजिए सब में। अब यहाँ लिखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपका सूत्र बन के तैयार हो गया है। चलिए अब जहाँ पे मान है उसका रख दीजिए। x का x बटा लगा दीजिए पहले, y बटा लगा दीजिए 1 बट्टा। अब यहाँ देखिए b1 है तो b1 कहाँ दिया हुआ है, तो b1 कहाँ है, तो 1 है, b1 की जगह पर 1। c2 कितना है, c2, तो c2 कहाँ है, तो c2 यहाँ है माइनस का 8। फिर बीच में माइनस का पहचान है तो माइनस, फिर b2 कितना है, तो प्लस में 2 है गुने, और यहाँ पे c1 कितना है, तो c1 देखिए माइनस का 5। इसी तरह सब में हम लिख लेंगे जो जो मान दिया हुआ है। लिखने के बाद अब इसको गुना कर लीजिए, x बटेगा 8 में 1 से गुना हुआ तो 8 माइनस में। अब यहाँ देखिए फिर माइनस का माइनस, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 दूना का 10 इज इक्वल टू फिर y बटेगा 5 तिहाई का 15 माइनस में, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 8 दूना का 16, फिर 1 बट्टा का 2 दूना का 4, यहाँ माइनस ही रह जाएगा तो माइनस का 3। फिर इसको यहाँ बनाइए, x बटेगा 10 में से 8 गया, प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस में का 2 इज इक्वल टू y बटेगा 15 में से 16 चला गया तो प्लस से का 1 क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, इज इक्वल टू 1 बट्टा का 4 में से 3 गया तो 1। जब इतना पर प्रश्न आ जाएगा तब आपको 1 बटे वाला जो 1 है आपको एक बार x के साथ दे देना है, एक बार y के साथ दे देना है। तो कैसे, तो x बट्टा का 2 और बराबर में दे दीजिए 1 बट्टा का 1। वैसा ही आपको कॉमा दे के इसको ही करना है, y बटा का 1 इज इक्वल टू का 1 बाई का 1, मतलब 1 बाई 1 एक बार इसको देंगे और एक बार इसको देंगे तब जाके x का मान निकलेगा। अब तिरछा गुना कर लीजिए, बराबर होने के कारण तिरछा गुना हो रहा है, नहीं तो अगर 5 बटा का 3 अब गुने का 4 बटा का 2 रहता तो सामने सामने गुना होता है, 5 का 20 अब बटा 3 दूना का 6, लेकिन बराबर के बाद है इसलिए तिरछा गुना। तो x में 1 से गुना हुआ तो x इज इक्वल टू 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, फिर कॉमा दीजिए। यहाँ देखिए y में 1 से गुना हुआ तो y इज इक्वल टू 1 में 1 से गुना हुआ तो 1। देखिए आपका x और y का मान निकल के आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1।